हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये पूरे टॉप देखा जाए तो 130 टू 140 क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, इसके अराउंड है, तो मैंने इसको इसलिए टोटल क्वेश्चंस कितने स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो ये फेयर आइडिया है कि इतने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें से भी और भी क्वेश्चंस पॉलिटी की बन सकते हैं, और आप लोग को पता होगा कि पॉलिटी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके ज्योग्राफी में बताया था कि ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा है, वास्ट भी है, इसलिए मुझे उसके 250 क्वेश्चन के प्लस करना पड़ा था। बट उसमें क्वेश्चन कितने आते थे? एक क्वेश्चन आते थे, या तो जीरो क्वेश्चन आते थे। दो क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल ही से देखा रहूँगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन ही देखने मिलते थे। ठीक है, CHSL या दिल्ली पुलिस में भी तो रेयर ही था, वरना जीरो क्वेश्चन ही देखने मिलते थे। अब यहाँ पर हम लोग अगर पॉलिटी की बात करें, तो मैं आप लोग को बता दूं कि पॉलिटी में वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पूरा पैटर्न में एनालाइज क्या किया कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा देखने मिल रहे, क्या नहीं देखने मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इस 130 140 को मैं 200 क्वेश्चंस कर सकता था, इवन प्लस भी कर सकता था। ये है कि इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ता है, जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं हमारे। ठीक है, आपको पता होगा न्यू क्रिमिनल लॉज कितने इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आज ये पॉलिटी का वीडियो देख लो। न्यू क्रिमिनल लॉज में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अलग अलग टाइप से, अलग अलग एंगल से पूछे जा रहे थे। तो इसके लिए मैं उसे अलग PDF बना रहा हूँ। ठीक है, उसका अलग PDF बनाऊंगा, वो भी बायलिंगुअल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। और इसका जो रहेगा उसको मैं कल इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका PDF और इसकी वीडियो दोनों को। तो वहाँ से आपका ये न्यू क्रिमिनल लॉज पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग सेपरेट ही कवर करना। बात करें इसमें अभी क्या हम लोग कवर करने वाले, तो इसमें मोस्टली करके क्वेश्चन कहाँ से, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जैसे आर्टिकल 14 पे बहुत क्वेश्चन है, आपको पता होगा 14 इक्वेलिटी पे होता है। आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की बात करता है, इसमें 5 रीड भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के। और वहीं अगर बात करूँ 226 जो कि हाई कोर्ट देता है, हाई कोर्ट्स को रीच पार्ट करने का वो मिलता है पावर। इसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 आपको पता होगा, जो कि अब अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। इसी में आपको जो आपको पता होगा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से जो हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट्स थी, उसको हम लोग ने लीगल राइट कर दिया, और उसको कहाँ पर प्लेस कर दिया है? आर्टिकल 300A में प्लेस कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा देख लो, क्योंकि इससे आपको ओवरऑल पेपर का एनालिसिस पर आइडिया पता चल जाएगा। और इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 से क्वेश्चन है, जैसे माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन है, ये दो आर्टिकल्स हो गए उसके। बात करेंगे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कि यूनियन में आपका प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपको क्या देखने मिलेगा? गवर्नर से क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नर से हो गया, उसके बाद CM से क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा करके गवर्नर से। वैसे आपको प्रेसिडेंट से ज़्यादा करके क्वेश्चंस देखने मिल रहे थे। ठीक है, गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? आर्टिकल जो कि 200 और 201 की बहुत बार बात की गई, क्योंकि कौन ये दोनों आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ठीक है, इसके बारे में बात किया गया। बाद में आर्टिकल 176 जो कि एक स्पेशल एड्रेस की बात करता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बने हुए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, और तो इसको बताने के लिए और स्पेस छोड़ना चाहिए था मुझे। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए ना, तो मैं रफ करके थोड़ा बताता हूँ। और फिर इसके बाद क्या था, और फिर मुझे इसके क्वेश्चंस देखने मिले कहाँ से? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अगर हम लोग बात कर ले, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो उसमें जैसे हो गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर 44th वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी और राइट टू प्रॉपर्टी वाला हुआ था। उसके बाद आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 93 पता होगा, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती के लिए लाया गया था। फिर 101 GST वाले से क्वेश्चन बनाए। 104 वाला वो जो एंग्लो इंडियंस के ऊपर बात किया है, जिसको रद्द बंद कर दिया है, अब एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशंस वहाँ पर कंपलसरी नहीं रखा गया है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 की बात की है, जहाँ पर वुमेन रिजर्वेशंस की बात की गई है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमें देखने मिले हैं। इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, 86 वाला हमारा। फिर 61st वाला जो कि वोटिंग राइट से रिलेटेड है, जहाँ पर 21 से 18 वोटिंग एज कर दिया गया है। बाद में पार्लियामेंट से कुछ क्वेश्चन है, पार्लियामेंट जैसे 0R पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आर पे क्वेश्चन था हमारा। 110 मनी बिल पे क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन जो कि 85 आर्टिकल में दिया गया, उसके ऊपर क्वेश्चन देखने मिला था मुझे।
फिर उसके बाद आर्टिकल 72 जो कि प्रेसिडेंट का है, जिसमें प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर मिलती है, उसके बारे में, ठीक है। फिर राज्यसभा स्ट्रक्चर जो कि आपका आर्टिकल नंबर 80 में दिया गया है, राज्यसभा स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिला था। और फिर इसी के साथ साथ अब यूनियन और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन था। तो अगर यूनियन और स्टेट रिलेशंस के ऊपर अगर मैं क्वेश्चंस पे बात करूँ, तो जैसे 263 फेमस होगा जो कि इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर होता है। फिर उसमें 280 आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन होता है। उसमें 263 तो मैं बताया, 256 जैसे कि हो गया, जहाँ पर कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, ठीक है। और टेंशन मत लेना, ये सब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आगे चल के। ये एक ओवरऑल एनालिसिस है कि आपका 10 मिनट में मैक्सिमम आउटपुट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम आउटपुट के लिए ये मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। बाद में सरकारिया कमीशन हो गया, बलवंत मेहता कमेटी हो गया, ये सब कमेटी से भी क्वेश्चन थे। फिर बाद में डीपीएसपी हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी से, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने कि फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज डोमिनेट किया है। डीपीएसपी में आपका 2 आर्टिकल डोमिनेट किया है, एक 39A जो कि लीगल एड प्रोवाइड करता है पुअर को, और एक कौन सा हो गया, यूसीसी, जो कि 44 आर्टिकल नंबर में दिया गया है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसी में डीपीएसपी में कुछ क्वेश्चन थे, जैसे आर्टिकल 50 जो कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करके रखो। आर्टिकल 51 जहाँ पर बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करो, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। और आपको गांधी जी का पता होगा आर्टिकल नंबर 40 जो कि विलेज पंचायती के ऊपर बात करता है। यहाँ से ये हो गया। अब सवारन सिंह कमेटी भी आपको पता होगा जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, तो ये चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ जुडिशली पोस्ट है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आ जाती है हमारी, सुप्रीम कोर्ट की आ जाती है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता है, कैग आ जाता है, ठीक है। और कुछ उसके साथ साथ कौन से ब्रिटिश एक्ट से क्वेश्चन थे, कम देखने मिले थे लेकिन ये सब भी क्वेश्चन थे इसके ऊपर, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्ट से क्वेश्चन हो गया हमारा, 1850 एक्ट हो गया, 1909 हो गया, फिर ठीक है 1919 जिसमें डायरची आपको देखने के लिए मिला था, ठीक है, डायरची फर्स्ट इंट्रोड्यूस। फिर उसके बाद मॉले मिंटो रिफॉर्म्स किसको कहते हैं, मोंटेगू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म किसको कहते हैं। तो ये आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों रख सकते हो, बट एज ए एक्ट है ये, तो इसलिए मैंने इसको पॉलिटी वाले पार्ट में भी इंक्लूड किया है, ठीक है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि ये सब बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आप लोग लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, मैक्सिमम रीच दिलाओगे, तो इससे क्या होगा, मैं खुद भी मोटिवेट होऊंगा और मोर वीडियोस लाइक दिस बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका वन शॉट क्लियर हो जाएगा। अब जिनका एसएससी में एमटीएस वाला एग्जाम है, आप लोग देखना जब एनालिसिस होगा एग्जाम का, मैं डेली करवाऊंगा अभी 4 फरवरी से, तो आप देखना कि कितने क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंस रहे हैं और कितने लोगों को इससे हेल्प भी हो रही है, ठीक है। वी विल सी एवरीथिंग विद दैट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आप लोग के सामने मेरा सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, कि ये पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है, ठीक है, इंडिया के डिवाइडेड होने से पहले, होल्ड्स इट्स फर्स्ट मीटिंग टू बिगिन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा था वो, आपका था 9 दिसंबर 1946। इसी के टाइम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी पास हुआ था, तो आपको अगर याद होगा तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ये पहला मीटिंग था हमारा, जिसको 211 लोग ने अटेंड किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया था, और ये क्वेश्चंस भी डायरेक्ट फॉर्म हो चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट थे उस टाइम। उसके बाद मुस्लिम ने इसको बॉयकट कर दिया था। याद रखना कि मुस्लिम वाले लोग ने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की पहली मीटिंग को बॉयकट किया था। और जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरा हुआ, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो टेम्पररी थे। फिर उसके बाद परमानेंट कौन बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। और इसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन था, तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल आपका एस सी मुखर्जी जी ने संभाला था। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये मूव कब किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, जो कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो मैं कहता हूँ आपका यहाँ से क्या होगा, 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कवर होने ही चाहिए, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द नारी शक्ति वंदन अभियान, ठीक है, ये वाला जो बिल था नारी शक्ति वंदन अभियान, सॉरी, तो द नारी शक्ति वंदन अभियान जो था, जिसको इंग्लिश में वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कहते हैं, इसने कितना पर्सन कोटा प्रोवाइड किया था विथ कोटा फॉर। तो इसने कोटा किसके लिए किया था, SC ST और वुमेन्स के लिए ये कोटा की बात किया था, ठीक है, ये वाला जो था। और ये आपको मैंने ऊपर बताया था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये, जो कि 2023 में आया, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और यहाँ पर आपको मिलता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये रिजर्व करता है 33% ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा
एंड स्टेट असेंबलीज। और ये कोटा विथ इन कोटा है, ठीक है, कोटा विथ इन कोटा ये इंश्योर करता है कि 33% ऑफ सीट्स ऑलरेडी रिजर्व हो SC STs को आर स्पेसिफिकली अलोकेटेड टू वुमेन फ्रॉम दूस कम्युनिटीज, ठीक है, उनके वुमेन कम्युनिटीज को भी रहे, SC ST वुमेन को मतलब SC और ST वुमेन्स के लिए। करेंटली देयर इज नो सेपरेट कोटा फॉर OBC वुमेन विद दिस रिजर्वेशन, ठीक है, इस रिजर्वेशन से OBC वुमेन के लिए नहीं है, मतलब किसके लिए ये SC और ST के वुमेन्स के लिए कोटा ये है, ठीक है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी पे जितने भी क्वेश्चन है उसके ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर आप लोग को लगता है कि अगर वो हो गया रहेगा तो बताना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पूछा था, जो कि 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये मेक करता है कि एजुकेशन मिले फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रन कितने एज ग्रुप के लिए, तो ये 6 से 14 के लिए किया गया था, ठीक है, 6 से 14 वर्ष लोगों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे कि कहा है कि हियर RTE एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ था आर्टिकल 21 टू इन्फोर्स आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन देता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पर मैंडेट करता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है 6 से 14 वर्ष वालों बच्चों के लिए। और ये कब ऐड हुआ था, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन चुका है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हुआ है। अब मैंने इसके ऊपर जो भी 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं उसको मैंने नहीं कवर किया, अदरवाइज देखोगे तो आप 700 से 800 क्वेश्चन हो जाएंगे पॉलिटी के ही। तो मैंने इसको ऐसे शार्पली आप लोगों के लिए तैयार किया है कि अगर क्वेश्चन अब आया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस लिए, तो आप लोग को बताना एजुकेशन से रिलेटेड वो है। और इसी में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इससे ये आया था, और आपका आर्टिकल 45 ये आया था जो कि DPSP में ऐड हुआ था, नाउ फोकसेस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर चिल्ड्रेन अप टू 6 ईयर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो आया था हमारा, इज ए सिग्निफिकेंट बिकॉज इट डिक्रिमिनलाइज्ड व्हाट, तो ये किसको अपराध मुक्त करता है, तो ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को अब अपराध मुक्त करता है, ठीक है, पहले अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड था, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 से इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। बात करेंगे तो इसमें उतना ज़्यादा देखना है नहीं, क्योंकि अब सेक्शंस तो IPC के आएंगे नहीं, ठीक है, न्यू आएंगे, फिर भी सेक्शन 309 IPC, बाकी ज़्यादा इस पर टेंस देने की जरूरत नहीं है। इन विच ईयर वॉज द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट इनेक्टेड, तो ट्रांसजेंडर पर्सन इनेक्टेड एक्ट कब हुआ था, तो ये आपका 2019 में आया है ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, ठीक है, 2019 में पास हुआ था ये, और इससे राइट्स मिलता है ट्रांसजेंडर पर्सन को और उसके वेलफेयर के लिए। और इसके लिए द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन भी इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 2020 में। तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अगर पूछा कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, तो आपको 2020 यहाँ से मार्क करना है। विच टैक्स इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, ठीक है, कौन सा टैक्स है जो कि मतलब लगाया जाता है, मतलब तुम पे लगाया भी जाएगा और कलेक्ट भी किया जाएगा यूनियन पे, बट इट्स प्रोसीड्स आर असाइन टू द स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पर उसका जो एड्स होता है वो असाइन किया जाता है स्टेट को ताकि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, तो ये आपका इनकम टैक्स है, ठीक है। जो आर्टिकल 270 है आपका, ठीक है, वो टैक्स लाइक इनकम टैक्स जिसमें एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है, याद रखना। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 270 में कौन सा इनकम नहीं ऐड होता है, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं ऐड होता है। आर लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, सेंटर के द्वारा लिवाइड किया जाता है, बट इसको शेयर किया जाता है स्टेट्स के साथ, ठीक है, सेंटर इसको लगाती भी है, कलेक्ट भी करती है, लेकिन इसको स्टेट के साथ इनको शेयर करना पड़ता है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है वो आपका फाइनेंस कमीशन देता है, और यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है, आर्टिकल 270 भी था और ये 280 भी एक क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन। अब यहीं पर कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज आर आल्सो यूनियन टैक्स बट हैव डिफरेंट शेयरिंग और सेस मैकेनिज्म। अब यहाँ से आर्टिकल देखो 279 इज अ ड्यूअल टैक्स लिवाइड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कॉन्करेंटली, ठीक है, ये दोनों के द्वारा लगाया जाता है GST टैक्स, जो कि आर्टिकल 269A में दिया गया है। तो GST कौन से आर्टिकल में दिया है, 269A में दिया है। कौन से अमेंडमेंट से आया, तो आपको अमेंडमेंट भी याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज इशूड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पुलिस पावर्स सच एज कस्टोडियल टॉर्चर और इलीगल डिटेंशन, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू किया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू किया है फेमस DK बासु गाइडलाइंस इन 1996 रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, और ये गाइडलाइन मैंडेट करता है कि जो प्रिपेयर करते हैं अरेस्ट मेमो इन्फॉर्मिंग ऑफ फैमिली मेम्बर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब अरेस्ट करने से पहले आपको इसके लिए मेमो और फैमिली को मेम्बर को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी है।
और अगर आप इसका वायलेशन करते हो तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो ठीक है, आपका आर्टिकल यहाँ से ये वाला कवर हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 129 में दिया है, याद रखना। यहाँ से 2 क्वेश्चन और भी ले लो। आर्टिकल 21 लाइफ, राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 22 जहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 जो कि फंडामेंटल राइट्स और किसके लिए है, अगर याद है तो बता दो, अदरवाइज मैं आगे उसको बता दूंगा। अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो क्वेश्चन मत देगा, क्वेश्चन नंबर तो गलत ही दिया रहेगा कहीं कहीं पर। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपका 1 to 32, ठीक है, फिर उसके बाद 39, वैसे तो 36 भी हो जाता है, पर 39 to 51, फिर 51A में जो A to K है, 51A to K, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये DPSP हो गया, और ये आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, ठीक है। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपके कवर होने चाहिए ऑलरेडी, आपको इसमें आना चाहिए। इतने बेसिक्स मैंने कवर नहीं किए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिए नो डाउट, मैंने बताया ताकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, बट मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये सब सारी चीज़ें। अदरवाइज़ मैं आपके एंड के लिए बता रहा हूँ कि आपके एंड के लिए ये सब क्वेश्चन आपका कवर होना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स में कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस है, DPSP पे कौन से पे ज़्यादा फोकस है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप A to K तो पूरा ही याद करके रखना, ठीक है। इसके शॉर्टकट्स भी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रॉम विच ईयर डिड इंडिया बिगेन सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर टू होनर द डॉक्टर BR अम्बेडकर 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये आपका 2015 से हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पुराना है। द गवर्नमेंट डिक्लेयर नवंबर 26 एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ठीक है। तो आपको याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन से डे पे मनाया जाता है, 26 नवंबर को, जिसको संविधान दिवस भी कहते हैं, ठीक है, और ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। प्रीवियसली दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज नेशनल लॉ डे, पहले इसको नेशनल लॉ डे द्वारा मतलब मान के मनाया जाता था, बट 2015 से इसको संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी के रिलेटेड। 26 नवंबर 1949 में इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, तो याद रखना। और 2015 से ये मार्क होता है कि इसके 125 बर्थ एनिवर्सरी हो गई है किसकी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जो कि चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015 वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज इट अलाउज वॉट, तो ये अलाउ करता है कि चिल्ड्रन जो कि 16 से 18 हैं, अगर वो कोई हीनियस क्राइम करते हैं, मतलब ऐसा क्राइम जिसका अपराध थोड़ा बड़ा है, मतलब समझने लायक नहीं है, तो उसके लिए उनको ट्राइड किया जाएगा एज ए एडल्ट, ठीक है, उनको एज ए एडल्ट मानकर उन पर मतलब केस लड़ा जाएगा उनके ऊपर, ठीक है। तो ये एक्ट जो था ये प्लेस करता है किसको, 2000 एक्ट को, आफ्टर द निर्भया दिल्ली गैंग रेप, ठीक है। इस रेप केस के बाद इस पे रिप्लेस किया गया था, और इसके बाद, ठीक है, कौन सा, ये आपका जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015 आया था, ठीक है। यहाँ पर हीनियस ऑफेंस वो होते हैं जो कि जिसका मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट होता है, मतलब 7 साल की अगर जेल होती है किसी कानून में, मतलब इस सजा के लिए आपको 7 साल की जेल होती है, तो मतलब उसको एज ए हीनियस क्राइम माना जाएगा। विच पार्लियामेंट्री बॉडी एग्जामिन द भारतीय नागरिक शैक्षिक सुरक्षा 2023 इन इट्स इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा, तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ठीक है, BNSS, जो कि आपका CRPC को रिप्लेस किया है, ठीक है, ये इसके तो ये आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, तो कौन सी बॉडी इसको एग्जामिन करेगी, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ये इसको एग्जामिन करने वाली है, ठीक है। अब भारतीय नागरिक संरक्षा मैंने ऊपर ही बताया, सुरक्षा संहिता, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है न्यू लॉज के ऊपर हम अलग इसको सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लेना। BNSS CRPC को रिप्लेस किया, जो कि CRPC 1973 का, तो सिर्फ CRPC मत याद रखना, CRPC 1973 भी याद रखना, ठीक है, इसके जगह आ रहा है। और इसका कब लागू डे होने वाला है, एवरीथिंग 23 जुलाई जो भी है 2024, वी विल टॉक ऑन दैट PDF एंड वीडियो ऑल्सो, ठीक है। बस इसके साथ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग की सिविल लिबर्टीज, तो ये आपके JB कृपालनी जी थे, ठीक है, ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी के, ठीक है। और जब आपका इंटरिम गवर्नमेंट था तो इसमें फंडामेंटल राइट्स कौन संभाला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला था। और यहाँ पर सरदार पटेल चेयर द मेन एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ठीक है, मेन इन्होंने चेयर किया था, और सभी कमेटी किसने किया था, JB कृपालनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस फेडरल कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, कौन सा एक्ट पहला फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किया था, तो ये आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के द्वारा
पहला फेडरल कोर्ट आया था, तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे पहले 1973 के एक्ट में ही आ गया था, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 ब्रिटिश कंपनी के द्वारा आया था, उसी के टाइम ये एक्ट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। फिर सुप्रीम कोर्ट को हटाकर फेडरल कोर्ट 1935 में लेके आया गया। बात करेंगे ठीक है, जो फेडरल कोर्ट था वो इंडिया सबसे पहला 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट फंक्शन अंटिल 1950 तक ये फंक्शन हुआ था। फिर इसके बाद इसको रिप्लेस करके क्या किया गया था, 1950 में क्या आ गया था, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गया था। और यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि मॉरिस गावेर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट, तो याद रखना है मॉरिस गावेर जो थे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट थे, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, मॉरिस गावेर अगर याद रहता है तो अच्छा है, ठीक है, मॉरिस गावेर। द न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन एक्ट आ रहे, टेलीग्राफ एक्ट याद है, याद रखना। एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू टेक विच स्पेसिफिक एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो ये किसके लिए करता है, तो ये करता है टेक ओवर, मैनेज और सस्पेंड टेलीकॉम सर्विसेज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जितने भी दूरसंचार सेवाओं को संभालना है, प्रतिबंधित करना है या निलंबित करता है, इसके लिए ये एक्ट लेके आया गया है, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जिससे नेशनल सिक्योरिटी को डर लगता है, तो आप पे इस एक्ट द्वारा मतलब कर सकते हैं, मतलब फिर आप पे जो भी होता है एक्शन ले सकते हैं। दिस एक्ट रिप्लेसेस द आरके एक्ट इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885, ठीक है, और ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करता है, टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें पूछा था कि टेलीग्राफ एक्ट जो मतलब टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ये किसको रिप्लेस करता है, तो टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिप्लेस करता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, इनिशियली कंस्टिट्यूटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर मेंबरशिप रेड्यूस्ड आफ्टर द पार्टीशन, तो ये टोटल कितने थे, 389 मेंबर्स थे। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये देखो, जो टोटल स्ट्रेंथ था वो 389 मेंबर था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, जो कि 296 उसमें ब्रिटिश इंडिया थे और 93 प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे। और इसके बाद जो आफ्टर द माउंट बैटन का प्लान जो आया था पार्टीशन का, जो स्ट्रेंथ था वो टूट गया था और ये कितना हो गया था, 299 हो गया था। और इसमें से 299 में से 229 प्रोविंस से थे और 70 प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है। और जो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसमें कितने मेंबर साइन किए थे, तो टोटल 285 मेंबर्स वेर साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसको साइन करने के लिए 284 मेंबर्स थे। बात करूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये किस पार्ट में दिया है, तो ये आपका पार्ट 15 में दिया है, ठीक है, पार्ट 15 कंटेंट। तो यहाँ से आपको क्या रखना है, पार्ट 1 to 20 जितने भी हैं आपको याद रखना है, सब नहीं मेजर। अब जैसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जैसे मान लो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, एक सेकेंड। अब जैसे पार्ट हो गया, पार्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहले इतना देख लो। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स स्टेट्स दिया है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप दिया है आपका, ठीक है, सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया है, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया है, यहाँ पर ही पार्ट 4A भी आएगा, ठीक है। पार्ट 4 में DPSP दिया है और पार्ट 4A में क्या दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया है। पार्ट 5 में आपका यूनियन दिया है, ठीक है। पार्ट 6 में आपका क्या दिया है, स्टेट्स दिया है। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे पार्ट 14A हो गया, ठीक है, इसमें ट्रिब्यूनल्स दिया है, ये हो गया। पार्ट 18 हो गया जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक सेकेंड, 10 5 18, तो इसमें क्या दिया, इमरजेंसी के बारे में दिया है, ठीक है, तो इमरजेंसी हो गया। तो ऐसे करके आपको और भी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको कवर करके रखना है। पार्ट 16 जैसे यहाँ पर दिया है कि रिलेट्स टू स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टन क्लासेस दिया है। 17 में क्या दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया है, तो 17वां भी याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है। 18 में इमरजेंसी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसी के साथ आर्टिकल 326 याद रखो, जिसमें क्या दिया है, ग्रांट्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वोटिंग राइट्स एट 18, और इसी में आर्टिकल 324 जो इसके ऊपर आ जाता है उसमें क्या आ जाएगा आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इस समय चेयरमैन कौन है, ज्ञानेश कुमार। ये सब आपको यहाँ से इसे कवर रखना है। अंडर विच आर्टिकल कैन द यूनियन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज,
एंड एग्रीमेंट्स एंश्योरिंग इंडिया फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल है आपका 253। ठीक है, आर्टिकल 253 के तहत पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि वो लॉ बनाए ताकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे कि आपका लॉ हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 249। अब इसमें आर्टिकल 249 क्या करता है? तो आर्टिकल 249 अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि नेशनल के इंटरेस्ट में अगर आपको कोई स्टेट सब्जेक्ट लगता है जिसमें ऑफ कोर्स रिक्वायर्स राज्यसभा रिजोल्यूशन रहेगा, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा के मदद के साथ अगर आपको कोई नेशनल इंटरेस्ट के लिए लगता है कि ये जरूरी है, तो आप स्टेट सब्जेक्ट पे आप एक्ट कर सकते हो। ठीक है, अमेंडमेंट कर सकते हो, लॉ पास कर सकते हो। और इसके साथ ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 249। इसके बाद आर्टिकल 24 जो 250 है वो अप्लाई करता है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी के तहत। ठीक है, क्या क्या दिए वो सब कवर करता है। और जो आर्टिकल 252 है ये अप्लाइज करता है व्हेन 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेयर्स पार्लियामेंटली टू मेक अ लॉ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है आपका एक PYQs भी आ चुका है जो कि मैंने डायरेक्ट एज ए एक्सप्लेनेशन में ऐड किया है। देखो आर्टिकल 252 क्या कहता है? जब अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिलकर यूनियन के पास आती है और कहती है कि हम लोग सबका इस पे अलग अलग विचार है, तो आप एज अ कॉमन विचार देखो कि क्या सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, एज अ नेशनल इंटरेस्ट की भी बात आ जाती है, एज ए स्टेट है तो आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से आप लॉ बनाओ। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल 252 दिया है और वहाँ पर यूनियन फिर लॉ पार्लियामेंट बना सकती है, पार्लियामेंट। राहुल गांधी वॉज रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया गया। ये पोस्ट ना वैकेंट था फॉर 10 ईयर, 2014 से 24 तक। तो 14 से 24 तक क्यों वैकेंट था? क्योंकि इसका 10% ऑफ द टोटल सीट्स कोई नहीं जीता था। ठीक है, तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए एटलीस्ट 10% ऑफ द लोकसभा सीट करनी पड़ेगी। मतलब 10% ऑफ द लोकसभा सीट बोला गया, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस 55 सीट्स इन लोकसभा इसका मतलब होता है। अगर आपके पास 55 वोट भी टोटल नहीं तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकते। ओके, थोड़ा पॉज लेंगे और पानी पियेंगे अब। सो हियर जैसे आप देख सकते हो क्या इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इतना देख लो बस, 55 शिफ्ट लॉक्स लीडर ऑफ अपोजिशन दिस एंड दैट। बात करेंगे नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज सोर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये जो इलेक्शन मैनर है राज्यसभा का, ये किस कंट्री से बोरो किया गया है? तो ये आपका साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। ठीक है, मेनली ये क्वेश्चन पहले PYQs में नहीं देखने को मिलता था, इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। अब इस चीज़ से याद मैं और आपको कुछ एक सेकेंड बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कहाँ से बोरो हुए हैं इसके बारे में बेसिक आइडिया होनी चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, USA हो गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR हो गया। ठीक है, इरिस हो गया वो ऊपर वाला। फिर प्रेसिडेंट आपका कहाँ से लिया गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया को याद करने के लिए आपको SC सीटिंग ऑफ राज्यसभा याद रखो। ठीक है, LI से लिस्ट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ से लिया गया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। और AU से ट्रेड याद रखो। ठीक है, ट्रेड का भी आर्टिकल यहाँ से लिया गया है। इसके बाद जर्मनी से फाइनेंशियल इमरजेंसी को रद्द करने का आर्टिकल लिया गया है। ठीक है, ये लॉ लिया गया है। तो ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको याद रखना। फ्रांस से हमने क्या लिया, वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी, तो आपको ये वाला याद रखना है तीनों। कनाडा से हम लोग ने मोस्टली क्या लिया है, फेडरल फीचर्स लिए जितने भी होते हैं। फेडरल फीचर्स वो भी कैसे, फेडरल फीचर्स तो हमने US से लिया है, बट फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग यूनियन, फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग यूनियन ये जो फीचर है हमारा। ठीक है, जहाँ पर यूनियन की थोड़ी टेंडेंसी दिखती है, डोमिनेंसी दिखती है, वो हमने कनाडा से बोरो करके रखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लिए गया और ये सब भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो सेम वही हो गया ना जो पुराने PYQs में। मेरा इस वीडियो में तो टारगेट ये है कि न्यू PYQs कवर किए जाएँ। ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं देखने मिलता था कि ये वाला इलेक्शन जो मैनर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर भी साउथ अफ्रीका आएगा। तो जो हमने देखा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट दिया गया है, ठीक है, जो प्रोसीजर दिया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में, वो भी कौन से कंट्री से लिया गया, आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और अब आयरलैंड से क्या क्या बोरो किया हम लोगों ने,
तो आयरलैंड से हम लोग ने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है, जो कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ये लिया गया है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा इलेक्शन। ओके, ठीक है। उसके बाद यूएसएसआर, जो कि नाउ रसिया है, इंस्पायर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिए हम लोग ने, और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल भी लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बना है कि जस्टिस में कौन सी चीज़ आती है, तो उसमें एक ऑप्शन में था इकोनॉमिक, ठीक है। तो मतलब जस्टिस के 3 पार्ट होते हैं, जस्टिस सोशल होता है, जस्टिस इकोनॉमिक होता है, जस्टिस पॉलिटिकल होता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इज स्टेटेड इन, तो स्टेट हुआ है आपका आर्टिकल 164(2) में, ठीक है। अब अगर बात करता है आपका यूनियन में, तो यूनियन में प्रेसिडेंट के टाइम प्राइम मिनिस्टर कहता है, आर्टिकल 75(3) है। यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोकसभा। बट अगर स्टेट की बात किया जाए तो आर्टिकल 164(2) में दिया गया है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, मिनिस्टर की टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका आर्टिकल 163 में क्या दिया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ये डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, और वहीं पर अगर यहीं पर प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की बात की जाती तो यहाँ पर आर्टिकल आपका कौन सा देखने मिलता है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 163 ये भी देता है गिव्स इट्स डिक्शनरी पावर टू गवर्नर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एक, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा, 163 में दिया गया है। वेन द राज्यसभा पासिस अ रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 219 जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था इसके बारे में, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट रिमेन्स वैलिड फॉर, जो पार्लियामेंट के पावर होता है, ठीक है, राज्यसभा ने मान लो पास कर दी रेजोल्यूशन आर्टिकल 249 के तहत, जो पार्लियामेंट के पास पावर होगा वो लेजिस्लेट कर सके, वो कब तक रहेगा, तो ये 1 वर्ष तक रहता है, ठीक है, कि 1 वर्ष में अगर जितने पास करने लेजिस्लेट कर सकता है उसके बाद ये खत्म हो जाता है। और इसके लिए भी राज्यसभा डिक्लेयर्स अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट टू बी ए नेशनल इंटरेस्ट बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। राज्यसभा को भी स्टेट लिस्ट को नेशनल इंटरेस्ट बनाने के लिए इसको 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ता है, फिर उस पर पार्लियामेंट क्या कर सकती, कानून बना सकती है, और इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 1 साल का होता है, तो याद रखना मैक्सिमम 1 साल। द लॉ मैड सीजेस टू हैव इफेक्ट 6 मंथ आफ्टर द रेजोल्यूशन एक्सपायर्स। अब बात करेंगे द डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, और जो कि 2023 में पास हुआ था। व्हाट इज इट्स मेन पर्पस, तो इसका मेन पर्पस क्या था, तो इसका मेन पर्पस था टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन, ठीक है, नागरिकों की व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना ही मेन पर्पस था किसका, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का। और इसमें रेगुलेट करता है क्या, ये रेगुलेट करता है डिजिटल पर्सनल डाटा इन अ मैनर दैट रिकॉग्नाइजेस बोथ द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देयर डेटा एंड देयर नीड टू प्रोसेड इट फॉर लॉफुल पर्पसेस, ठीक है, ये दोनों चीज़ों का ध्यान देता है। और इट इंट्रोड्यूसेड कॉन्सेप्ट लाइक, और इसने क्या क्या कॉन्सेप्ट हुआ था, जैसे डाटा प्रिंसिपल जिसमें इंडिविजुअल मतलब एक एक करके बात किया जाए, डाटा फिड्यूशियरी जिसमें एंटिटी प्रोसेसिंग डाटा मतलब और भी लोग उस पर काम कर सकते हैं, वैसे डाटा मतलब डाटा को सेपरेट किया जा रहा है, जैसे मेरा पर्सनल नंबर मैं सबको नहीं बांटना चाहूँगा, सिर्फ मैं अपने अपने को, या तो मेरा आधार कार्ड से वेरीफाई तो उनको सिर्फ करना चाहूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को बांटा गया था। और यहाँ पर बोला गया है कि इट मैंडेट्स ऑब्टेनिंग वेरीफाइबल कंसेंट, और ये मैंडेट करता है कि अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको वेरीफाइबल कंसेंट लेना पड़ेगा बिफोर प्रोसेसिंग डेटा एंड इस्टेब्लिशिंग डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया से। इट इम्पोसेस हैवी पेनल्टीज, 250 करोड़ तक का पेनल्टीज लग सकता है अगर आप कोई भी डेटा ब्रीच करते हो, या तो बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू द इफेक्ट इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअली के लिए तो कंपनसेशन के लिए बात नहीं की, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, बट अगर आपका किसी कंपनी के द्वारा डेटा ब्रीच होता है तो उस कंपनी पे 250 करोड़ की पेनल्टीज लग सकती है, जो कि बहुत घातक है। कौन से पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंटेम, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, सिविल सर्विसेज को रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में दिया गया है, तो ये आपका कौन सा पार्ट है, पार्ट 14, ठीक है। और पार्ट 14A आपका ट्रिब्यूनल से, जो कि मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। पार्ट 14A क्या इंक्लूड करता है, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स, और ट्रिब्यूनल्स में भी कौन से 323A से जो आते हैं ट्रिब्यूनल्स वो वाले।
अब यहाँ पर बात करें जैसे कि पार्ट 14 में क्या आता है, तो पार्ट 14 में आपका क्या आ जाता है, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल, ठीक है 312, एंड द पब्लिक सर्विसेज कमीशन 315। ये दोनों आर्टिकल डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको ये दोनों भी याद रखना है, ठीक है 312 और 315। बात करें 10/5/15 रिलेट टू इलेक्शन, जो पार्ट 15 है आपका इलेक्शन के बारे में बात करता है, और पार्ट 9 आपका पंचायत के बारे में बात करता है। वहीं पर पार्ट 9 है जो है आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए बात करता है, म्यूनिसिपैलिटीज़। और वहीं पर जो पार्ट 9B है आपका, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बात करेंगे सिटीजन से, क्वेश्चन था सिटीजनशिप से। तो जो नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2009 आया है, ठीक है, एम्स टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर माइनॉरिटीज फ्रॉम विच 3 कंट्रीज, ठीक है, तीन कंट्रीज को इसने सिटीजनशिप फास्ट मैनर पे दिया जाए, फटाक से किया जाए। तो इसमें वो 3 कंट्रीज है आपकी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। फास्ट ट्रैक टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर माइनॉरिटीज, इसके माइनॉरिटीज लोगों को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 है, ये अमेंड करता है किसको, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो आया था उसको अमेंड करता है। और यहाँ पर फैसिलिटेट करता है सिटीजनशिप फॉर 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, मतलब जो भी 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो कि अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको इंडिया सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आती है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ठीक है। ये 6 याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपको याद रखना है नॉन मुस्लिम वाला, ठीक है, कि नॉन मुस्लिम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जिसकी वजह से शायद बैकलॉग भी आया था इन लोगों को। द कट ऑफ डे एंट्रीज, ठीक है, इसमें कट ऑफ डेट एंट्री भी दिया है, ठीक है, डेट भी पूछ सकता है जैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका है दिसंबर 31, 2014। इट एग्जाम्स एरिया अंडर द 6 शेड्यूल इनर लाइन परमिट रेजिम वाले, ठीक है, मतलब मिजोरम ये भी है। अब 6 शेड्यूल, अब आपको 1 to 12 शेड्यूल भी मुझे बताना पड़ेगा वैसे तो, ठीक है, 1 से 12 शेड्यूल्स भी आपको पता होना चाहिए। अब 6 शेड्यूल में अभी आप बता देता हूँ, जैसे ATM विदाउट मनी, ठीक है, तो मतलब असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, तो ये सब 6 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। मैंने बोला विदाउट मनी, मतलब इसमें मणिपुर नहीं आता है। और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी है कि कौन सा स्टेट 6 शेड्यूल में नहीं आता है, तो उसमें आपको मणिपुर दिया था और मणिपुर उसका आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन अ स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सा बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, तो बिल डिफाइनिंग पार्लियामेंट प्रिविलेजेस। तो ये ऑफकोर्स ये स्टेट में नहीं हो सकता, ये पार्लियामेंट में ही होगा क्योंकि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। अब देखो बिल अमेंडमेंट स्टेट लिस्ट होगा, बिल ऑफ गुड GST, ठीक है, स्टेट के रिलेटेड, तो पता है ना GST जो कि किस कौन से एक्ट में दिया था, ऊपर मैंने बताया था 279 है, जो कि स्टेट और यूनियन द्वारा भी लगता है, स्टेट द्वारा भी यूनियन द्वारा भी, तो इस पर मतलब स्टेट भी कर सकती है। बिल अल्टरिंग हाई कोर्ट जुरिडिक्शन, मतलब हाई कोर्ट भी स्टेट के अंदर आता है, तो वो भी आ जाता है। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, ठीक है, ये देखो अभी है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस कौन से आर्टिकल में दिया, 205, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब आर्टिकल। स्टेट लेजिस्लेचर हैव देयर ओन प्रिविलेजेस, स्टेट लेजिस्लेचर का खुद का प्रिविलेजेस होता है, जो कि डिफाइन किया गया है किसमें, आर्टिकल 194, मतलब 194 में इसको आइडेंटिफाई किया गया है। और GST बिल इंट्रोड्यूस इन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और ये डुअल GST मॉडल है। फ्रॉम आर्टिकल 323A to 320B, जैसे ऊपर मैं बताया था पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, कवर मैंने किया है, बट साथ साथ में मैं बता भी दे रहा हूँ, शायद ना किया रहा हूँ कुछ चीज़ें कवर, ठीक है। अदरवाइज मैंने ट्राई किया है कि इस PDF से आपको मैक्सिमम चीज़ें भी मिल जाएँ। तो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस सेक्शन को मेंशन करता है, तो ये आपका ट्रिब्यूनल्स को बताता है, ठीक है, इसमें ट्रिब्यूनल्स आते हैं जो भी। अब इसी के साथ साथ बात करेंगे चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, जस्टिस अरुण मिश्रा अर्लियर सर्व्ड एज, ठीक है, तो जस्टिस अरुण मिश्रा पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में मैं बता दे रहा हूँ, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ओल्ड करंट अफेयर से नहीं आएगा, मैंने इसमें करंट अफेयर्स नहीं रखा है, मैंने वो इंपॉर्टेंट डेटा रखा है, क्वेश्चन रखा है जो कि फिर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अर्लियर कहाँ पर किए, तो ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और ये अभी क्या है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आई थिंक चेयरपर्सन या कौन तो है ना, वो BR सुब्रमण्यम, ठीक है, BR सुब्रमण्यम या समथिंग है, नहीं नहीं BR सुब्रमण्यम, एन नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। इसके बारे में मुझे क्या डाउट हो रहा है, अगर आप लोग समझ जा रहे हो तो मुझे इसके बारे में कमेंट करना, ठीक है, एन नरसिम्हा वर्मन, या तो मुझे कमेंट कर देना कि चेयरपर्सन एट प्रेजेंट, ठीक है, चेयरपर्सन एट प्रेजेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कौन है।
बात करेंगे नेशनल जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, ये 1993 में आया था और इसको 2019 में अमेंड भी किया गया है, ठीक है। तो ये तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ये भी पूछ सकता है कि कब आया था, तो पहले सबसे पहले 1993 में आया था, बट उसको अब 2019 में अमेंड भी जा चुका है। ओरिजिनली ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुल बी अ चेयरपर्सन, पहले इसमें दिया था, ठीक है। तो ये ओनली से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो कीवर्ड कल के आ गया कि पहले जो प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट 1993 था उसमें ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही थे, तो यस और नो, तो आपको लगेगा ओनली दिया है, तो मे बी नो होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं, ये सही था, ठीक है। पहले सिर्फ चीफ जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको ही चेयरपर्सन बनने का मौका मिलता था, बट अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, ये रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी मौका मिलने लग गया टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन, और उसी के द्वारा जस्टिस अरुण मिश्रा आप देख सकते हो एज अ चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। द प्रोविजन फॉर कंसर्निंग, ठीक है, द प्रोविजन फॉर कंसर्निंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ऊपर भी आपको ये बता दिया था, तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी में बंद करते वक्त बंद करना है, तो उसके लिए हम लोग ने जर्मनी से ये लिया है प्रावधान, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इंस्पायर बाय वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन, ठीक है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी भी कहते हैं, ये भी याद रखना पॉइंट। अब यहाँ पर आर्टिकल 359 जो कि इम्पोर्टेंट है और इसका क्वेश्चन मैंने नीचे कराया है, ठीक है। ये इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 है जो कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम भी, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 ये आपका आर्टिकल पार्ट 18 में दिया है, ठीक है। 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी आता है, 356 की बात करूंगा तो स्टेट इमरजेंसी, और 360 की बात करूंगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसके साथ याद रखना कि आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगी है, आप लोग मुझे कमेंट करो, इसका आंसर तो ईजी है, बट आप लोग कमेंट करो कि आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगी है इंडिया में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 28 न्यू स्टेट झारखंड इन इंडिया, मतलब इंडिया जो 28वां न्यू स्टेट बना वो कौन से ईयर में बना था, तो आपका 2000 में बना था, ठीक है। ईयर 2000 में 28 न्यू स्टेट बना था झारखंड हमारा। झारखंड फॉर्म हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और 15 नवंबर को ही बर्थ एनिवर्सरी किसका है, बिरसा मुंडा का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछता भी है कि बर्थ एनिवर्सरी बिरसा मुंडा क्या है, 15 नवंबर, या झारखंड का डायरेक्ट डेट पूछेगा, फाउंडिंग डेट, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 होगा उसका आंसर। इट वॉज कार्ड आउट ऑफ बिहार, ठीक है, इसको बिहार से निकाला गया था एज अ बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 द्वारा, ठीक है। दिस ईयर ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम द एमपी, ठीक है। और इसी साल हमें क्या देखने मिला था, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड से निकाला गया था, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जो कि यूपी से अलग किया गया था, ठीक है। मतलब ये दो स्टेट भी बने थे। फिर लास्ट में आपको पता होगा तेलंगाना जो कि 29वां स्टेट है वो कौन से ईयर में बना था, 2014 में। अगर इसका क्वेश्चन मैंने नहीं कवर किया तो मैं बता दूं कि ये भी PYQs में आ चुका है और पूछा था डायरेक्ट कि कौन तेलंगाना कौन से ईयर में स्टेट बना था, तो 2014 उसका डायरेक्ट आंसर था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि जैसे दिया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मूविंग टू द कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वॉज सस्पेंडेड, ठीक है। तो किस आर्टिकल द्वारा ये दिया गया, तो ये आपका आर्टिकल 359 में दिया है कि अगर आपको इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी के जैसे कि इमरजेंसी के टाइम तथा आपातकालीन के दौरान अगर आपको मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने पर रोक किसने लगाई, तो आर्टिकल 359 ने लगाई, ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी चल रहा है तो आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, कि नहीं मेरा राइट्स है मुझे तो घूमना है, नहीं इमरजेंसी तो आपको ये रोकना पड़ेगा, और ये आर्टिकल 359 में दिया गया, ठीक है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आर्टिकल 359 और 358 भी उस टाइम के लिए फेमस था और अभी भी शायद एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो 359 में क्या कहता है कि ये प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि आप राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द, ठीक है, किसी भी कोर्ट में मूव करने के लिए आप सब पे रोक लगा दो अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कराना है इमरजेंसी के टाइम। और वहीं पर अगर आर्टिकल 358 क्या कहता है, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को हाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले ऑटोमेटिकली हो जाएगा लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होगा तो मतलब प्रेसिडेंट को हाथ लगाना पड़ेगा, तो ऐसे याद रखो, पहले 358 था पर उससे काम नहीं चला तो हमने आर्टिकल उसके बाद 359 लगाया जिसमें प्रेसिडेंट हाथ लगाएगा तब जाके फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगाएगा। और 358 में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आपका 6 फ्रीडम आर्टिकल जो कि आर्टिकल 19 में दिया है। तो यहाँ पर ये कीवर्ड है
कि आर्टिकल 19 में जो भी 6 फ्रीडम्स दिए वो आपका 358 के तहत सस्पेंड हो जाता है एज सुन एज द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड। और आर्टिकल 301 रिलेट्स टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि हमने कहाँ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, ये हमने आपका ऑस्ट्रेलिया कंट्री से लिया गया है। और 300A में आपका क्या दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से निकाला गया था। कहाँ से, फंडामेंटल राइट्स 91F का पहले जो पार्ट था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। ऑफिस ऑफ कैग वॉज ब्रोड टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो ऑफिस ऑफ कैग था ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन देखने नहीं मिलता था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। ऑफिस ऑफ कैग जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है। अब कैग आपको बता दूं कौन से आर्टिकल में दिया है, तो ये कैग आपका आर्टिकल नंबर 148 में दिया है, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है मैं तो इसको ऐसे याद किया हूँ, कैग, ठीक है। C4 क्या होता है, ठीक है, ऑफिस और उसके वर्क के बारे में आप कह सकते हो कैग, ठीक है। ए से आपको क्या पता चलता है, ऑडिट, मतलब जो ऑडिट है, रिपोर्ट्स, जो ऑडिट करने का जो पावर है कैग को दिया गया है, ठीक है। जी से क्या है, गवर्नर होता है, तो मतलब गवर्नर या तो प्रेसिडेंट, अगर स्टेट पे तो गवर्नर, अगर सेंट्रल लेवल पे बात है तो प्रेसिडेंट। इस टाइम ये क्या करता है, रिपोर्ट्स इन लोगों को सबमिट करता है अपना, ठीक है। सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स हियर, तो इसको ऐसे करना है आपको। बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा कवर। कैग को क्या कहते हैं, इसको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है, जो कि वी ऑलरेडी कवर दिस ऑल दिस थिंग। और ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड कैन बी रिमूव लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। कैग को तो प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बन भी सकता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर का जो पूछने का माइंड सेट है वो फैक्ट से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है उस पर है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि आपने कैग को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट कर लिया, लेकिन उसको रिमूव सुप्रीम कोर्ट जज जैसा ही रिमूव किया जा सकता है। विच स्टैट्यूटरी बॉडी लेड बाय हीरालाल समारिया, ठीक है, न्यू क्वेश्चन, प्लेज अ की रोल इन इन्फोर्सिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इन इंडिया। तो कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये आपकी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन थी, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है। और इसने लेड किया था कौन, हीरालाल समारिया जी थे। इन्होंने की रोल इन्फोर्स किया था और इन्हीं की वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आया था, जिसका फायदा आजकल एसएससी के स्टूडेंट्स बहुत उठा रहे हैं। आप देखोगे टेलीग्राम पे भर भर के सीजीएल का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, सीएचएसएल का रिजल्ट क्यों नहीं आया, एसएससी फेज हो गया। तो अच्छी बात भी है, मतलब ये तो बहुत अच्छा एक्ट भी है, बट इसका फायदा सबसे ज़्यादा आजकल एसएससी के बच्चे उठा रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ, और एसएससी के सर लोग भी। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि द अपेक्स अपीलेट बॉडी है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, और हीरालाल समारिया जो थे वॉज अपॉइंटेड एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन लेट 2023, ठीक है। 2023 के पूछ सकता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2023 में कौन था, तो आपको पता होना चाहिए हीरालाल समारिया, ठीक है। अब इसको ओल्ड करेंट अफेयर मत बोलो, ऐसे ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, कुछ कनेक्टिंग डॉट इसने बनाया है। कनेक्टिंग डॉट कैसा है कि ये कुछ तो इसने इन्फोर्सिंग किया था राइट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की लीड रोल प्ले किया गया है, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। और CIC कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब एक CIC होगा और 10 से ज़्यादा नहीं, मतलब 9 या 10 क्या होंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहाँ पर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। हमने देखा था इसको ऊपर, हमने लेजिस्लेटिव असेंबली का दिखा था, जो कि किस में दिया था, 163(2) में दिया था, यहाँ पर 75(3) में दिया गया। लेकिन यहाँ पर पूछा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था, तो ये आपका किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं दिया था, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही था, तो इसको अमेंडमेंट से नहीं लाया गया है। बात करेंगे ये अमेंडमेंट, तो इसका तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, बट यहाँ पर देखो जैसे दिया है कि जो 91st अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका लिमिट करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज होगी वो 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ ही होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ इस समय 550 पूरी है, तो उसके सिर्फ 15% ही होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। When the office of president remain vacant, तो what is the deadline to conduct a new election and appoint a new president। तो इसके लिए डेडलाइन कितनी है, 6 महीने के अंदर आपको न्यू इलेक्शन करनी पड़ेगी और न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि आर्टिकल 62(2) में दिया है, ठीक है, 62 के 2 में, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल मस्ट बी फिल्ड विथ इन 6 मंथ, तो आपको 6 मंथ के अंदर ही फिल करना पड़ेगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तब तक जब तक वैकेंसी फिल नहीं होती तो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा वहाँ पर, ठीक है। और इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अनअवेलेबल, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अनअवेलेबल है तो जो प्रेसिडेंट का सीट है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेगा।
और ये जो न्यू प्रेसिडेंट है इनका 5 साल का टर्म होता है, और ये क्वेश्चन आ चुका था कि प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, तो 5 साल उसका आंसर होता है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। द उत्तराखंड का जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है 2024, वो एग्जाम करता है कौन सी ग्रुप को फ्रॉम इट्स प्रोविजन, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रुप्स को प्रोविजन को अलग करता है, ठीक है, क्योंकि इनके खुद के बाहर ट्रेडिशंस है, खुद के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो उस पर उससे ही हमारा कल्चर हेरिटेज बना हुआ है और सब है, तो इसकी वजह से अच्छा काम किया है कि उत्तराखंड ने इन लोगों को इस प्रोविजन से दूर रखा है, मतलब इनको कंपलसरी नहीं है ये बिल, ठीक है। द एग्जाम्पशन इज ड्यू टू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द ट्राइबल कस्टम अंडर आर्टिकल 342, और ठीक है, और इस 342 में दिया भी गया है कि एसटीज वालों पे इस पे मतलब इन लोगों को एग्जाम रखना है अगर कुछ भी ऐसे बिल पास होती है तो। और इसके बाद बात करेंगे, ठीक है, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखना उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंडिपेंडेंट इंडिया टू पास यूसीसी लॉ। वी ऑलरेडी कवर्ड दिस इन आवर करंट अफेयर्स वीडियो, एंड आई होप कि आपने मेरे अब तक करंट अफेयर की जो भी 200 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 250, स्पोर्ट्स के अलग से 100 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हो गए हैं, फिर उसके बाद मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आप आई होप कि आपने कवर कर लिया हो, और आप रिवीजन के लिए एज अ मेरा पीडीएफ यूज़ करोगे, जो कि आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है पीडीएफ, ठीक है। एंड मैं सॉरी कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि मेरे से हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हिंदी में बन नहीं रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि इनकलकेट करते रहूँ धीरे धीरे, ठीक है, अदरवाइज मेरा एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी में रखने की कोशिश कर ही रहा हूँ। विच आर्टिकल डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, डिफाइनिंग द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स अथॉरिटी एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्य कर की शक्ति है की सीमा से संबंधित है, जो प्रशासन में केंद्र सरकार के अधिकार के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करता है, तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है, 73 है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इस पे क्वेश्चन नहीं आते थे। आर्टिकल 73 ये स्टेट करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर को टू एक्सटेंड ऑल मैटर्स ऑन द विच पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट, और ये ऑल्सो एक्सटेंड करता है एक्सरसाइज ऑफ राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइजेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट, मतलब इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। आर्टिकल 74 में मैंने बताया था एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। 77 में क्या बात होती है, डील्स ऑफ द, ठीक है, आर्टिकल 77 में दिया है कि जो भी बिजनेस कंडक्ट होते पार्लियामेंट में या कहीं लोकसभा में, तो उसकी जो बात और खबरें हैं वो आप प्राइम मिनिस्टर का काम है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का, ठीक है, तो डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड, ठीक है, और इसमें ये भी दिया है, और इसी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर इज अ लिंचपिन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये उसका लिंचपिन एज अ प्रेसिडेंट है। बात करेंगे इन फरवरी 2025 ऑफ 5-day ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रूरल वाटर सप्लाई स्कीम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पॉलिटी के थोड़े टर्म्स में, तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये आपका एसपीएम निवास अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है, और ये फोकस किया था जल जीवन मिशन जो कि हमारा 2019 में आया था, और आपको पता है 2024 के बाद, ठीक है, इसको 2028 तक का टारगेट दिया गया है, तो टारगेट डेट आजकल पूछ रहे हैं कि टारगेट डेट इसका कितना है, 2008 है। इसके साथ ये हर घर जल की बात करता है, ठीक है, वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS 95, इसके भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। चाइल्ड पेंशन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी चिल्ड्रन एट अ टाइम, ठीक है, कितने, और चाइल्ड पेंशन जो है अवेलेबल हो सकता है कितने बच्चों तक के लिए और कितने एज तक के लिए, तो इसमें आपके 2 बच्चे और 25 साल तक के लिए ये वैलिड है, ठीक है, EPS 95 स्कीम। आर्टिकल 33 जो कि पार्ट 3 में आता है, ठीक है, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, तो इसमें क्या होता है, ये पावर करता है पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस, ठीक है, अगर आप आर्मी में ज्वाइन करते हो तो आपके कुछ मौलिक अधिकार उनको छीनने के अधिकार हैं, ठीक है, और ये पार्लियामेंट को पावर भी मिला गया है कि रेस्ट्रिक्ट करके रखा जाए, ठीक है, जो कि जरूरी भी है, हेड्स ऑफ टू देम ऑल। बात करें तो इसमें आर्म फोर्स, पुलिस फोर्सेस और, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, तो मोस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्राइमरी रोल गवर्नर का क्या होता है, ये एज ए एक्स ऑफिशियो चांसलर वहाँ पर रोल करता है विद द पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर, ठीक है, यहाँ पर गवर्नर का रोल यूनिवर्सिटीज में ये होता है, याद रखना आप लोग भी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ डिराइव्ड, तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये आपका यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है, जो कि कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 14 में दिया गया, ठीक है, नीचे देख सकते हो। रूल ऑफ लॉ ये किसने दिया था, AV डाइसी ने दिया था।
ठीक है, मे भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ए बी डाइसी। ठीक है, ए बी डाइसी से याद करो, डाइस है तो डाइस में डाइस किसी के लिए मतलब वो नहीं होता है कि किसी की तरफ नहीं होता है, जो भी आएगा रैंडम नंबर आएगा, तो इस हिसाब से याद रखो कि ए बी डाइसी। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाए थे। ठीक है, अब सब लोग इक्वल है, सबके लिए अलग अलग आएगा, मतलब जो भी आना है रैंडम आएगा, किसी के लिए ऐसा नहीं कि सब किसी एक को 6 6 बार बार आ रहा है, किसी एक को एक एक आ रहा है, ऐसे करके कुछ नहीं रहेगा। और बता दूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है। और अगर वहीं पर बात किया जाए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 में दिया है, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और आपको पता होगा कि 15 16 19 29 30 ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ओनली टू इंडियन सिटीजन्स अवेलेबल हैं, ओनली इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, आई होप आपको इसका भी पता हो। ठीक है, याद रखना 15 16 19 29 30। ठीक है, 19 29 30 ऐसा डायरेक्ट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउज पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ टू हैव अ जॉइंट हाई कोर्ट। तो जॉइंट हाई कोर्ट होने के लिए कौन सा प्रावधान है, ये आपका आर्टिकल 231 है, पहले नहीं आता था, याद रखना। ठीक है, एज अ कॉमन हाई कोर्ट करने के लिए आपको आर्टिकल 231 करना पड़ेगा, और ये आर्टिकल आपको मैं बता दूं 77th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, आर्टिकल 231 एम्पावर करता है। ठीक है, टू मोर, बाद में देखो यहाँ पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था, ये प्रोविजन फैसिलिटेट करता है। और इंडिया के पास इस समय 25 हाई कोर्ट है, जिसमें कुछ हाई कोर्ट सर्व करते हैं एज अ मल्टीपल फोर्स, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र गोवा दमन दीव दादरा नगर हवेली ये सब के लिए करता है। ठीक है, वहीं पर आपका असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसमें भी यही है। ठीक है, केरला में भी, तमिलनाडु में भी जो भी है वो पुडुचेरी और उसके लिए भी करता है, और आई थिंक जो अंडमान निकोबार है वो भी मद्रास हाई कोर्ट में ही आता है। आर्टिकल 233 में क्या दिया, ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस बने इस पे भी। विच हाउस कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन अ नेशनल इंटरेस्ट, वी ऑलरेडी सी दैट। तो इसके लिए राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेजोरिटी लगेगी, तो इस पर फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। द मेंबर ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, एमपी लेड स्कीम जो कि बात कर रहा है, विच अलाउज एमपीज टू रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय, तो इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो एमपी लेट्स था ये आपका 1993 में लॉन्च हुआ था, ये ईयर आपको याद रखना है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फुल्ली फंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इसकी जो नोडल एजेंसी हो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, MOSPI। करेंटली ईच एमपी इज एंटाइटल टू वॉट इज अ 5 करोड़ पर एनम मिलने का एंटाइटल हुआ है इस बार। ठीक है, मतलब है अभी। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिजॉल्व द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा आपका आर्टिकल 85 के द्वारा डिजॉल्व कर सकता है, और प्रेसिडेंट तभी कर सकता है जब इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस मिलेगा। ठीक है, ये खुद से एक्ट नहीं करेगा इस समय। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है कि लोकसभा डिजॉल्व करो तो प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व। और ये स्पेसिफिकली आपका आर्टिकल 85(2) में भी दिया है। अच्छा हुआ कि स्पेसिफिकली इतना नहीं पूछा है, ऐसा दिया तो आप अनुमान लगा सकते हो। एटलीस्ट अगर आप पॉलिटी की क्वेश्चन बनाने चाहते हो तो आपको एक रेंज ऑफ आइडियाज़ हर एक चीज़ में होना चाहिए। जैसे 1 से 32 33 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था 39 से 50 आपका DPSP है, फिर 51 में जो ABCD पूरा के तक वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फिर उसके बाद 52 से आपका यूनियन में मतलब प्रेसिडेंट आ जाता है पहले, फिर उसके बाद 63 से 64 से आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, फिर 75 से प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट थोड़ा सा आ जाता है, 80 से राज्यसभा आ जाता है, फिर उसके बाद मतलब 80 के बाद तो पार्लियामेंट से कुछ देखने मिल जाता है जिसमें स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, फिर उसके बाद आपका 100 आ जाता 100 नहीं 110 मनी बिल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 112 फाइनेंशियल बिल आ जाता है, और इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो इसमें आपको 124 से लेके 149 तक आई थिंक सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, सॉरी 147 तक, फिर 148 से 51 आपको कैग को देखने मिल जाएगा, फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्या आपको 153 के बाद गवर्नर देखने मिलेगा, फिर गवर्नर के बाद आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखने मिलेगी, उसके बाद आपका 200 में गवर्नर का असेंट पावर, बिल डिस्क्रिशनरी पावर ये सब देखने के लिए मिलेगी, और उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं उसमें बाद 243 ऑफिशियल लैंग्वेज पता हो आपको। ठीक है, 239A B जो भी
दिया है वो पता होना चाहिए, जिसमें आपका वो दिया है क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी एससी एसटी एवरीथिंग दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको लास्ट में 300 पता हो, 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी ये हो गया, 301 ट्रेड एंड कॉमर्स देख लिए, 315 मैंने यूपीएससी आपको बताया, ठीक है। उसके साथ 324 इलेक्शन कमिश्नर की बात करता है, ठीक है। ये सब आपका कवर होना चाहिए यहाँ से। बात करेंगे हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रेसाइड ओवर यूएन जनरल असेंबली, तो आपकी कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली को प्रिसाइड किया था, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट द सेशन ऑफ यूएन, जो कि 1953 में हुआ था, और ये पहली वुमेन थी वर्ल्ड की टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। और ये इंडियन डेवलपमेंट थी और सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू भी थी। हंसा मेहता वॉज ए डेलीगेट हु प्लेड अ की रोल इन ड्राफ्टिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हंसा मेहता। जॉन मिथाई कौन थे, आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। जॉन मिथाई, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये आपका आर्टिकल 80 में दिया गया है, ठीक है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। और अगर शेड्यूल की बात किया जाए तो आपको पता होगा नॉमिनेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा किस में दिया, आपका शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। अच्छा, आपको शेड्यूल 1 2 3 4 5 नहीं बताना, ये सब 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 12 में म्यूनिसिपैलिटीज दिया है, ठीक है, 11 में पंचायत दिया है, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ दिया है, 9 में कुछ स्पेशल दिए हैं और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दिया है, और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स दिए हैं जिसपे कानून नहीं बन सकता, ठीक है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन हो गया। आर्टिकल 8 में आपका लैंग्वेज दिया है, 7 में लिस्ट दिया है, तीनों लिस्ट, 6 में आपका शेड्यूल ट्राइब्स के कुछ दिए हैं, एटीएम विदाउट मनी, शेड्यूल 5 आप एससी कर सकते हो, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा हो गया, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग के 1 2 3 मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट एंड एवरीथिंग एनीथिंग एल्स इम्पोर्टेंट, तो ये याद रखना कि देन, ठीक है, 80 दिया गया है जहाँ पर 12 नंबर को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली कंप्राइजेस विच नंबर लेटर ऑन इंक्रीज टू 448 आर्टिकल्स थ्रू अमेंडमेंट्स, तो पहले आपको पता होगा 395 आर्टिकल्स थे पहले, और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। अगर पार्ट्स की बात किया जाए तो आई थिंक 22 पार्ट्स ही थे, 18 या 22 पार्ट्स ही थे। अभी क्या हो गया, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 पार्ट्स अभी तो हो गए। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव असेंट टू द लॉ ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको पता है 2005 में आया था, और इसको किसने असेंट दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम भी दिए थे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। The body that recommends distribution of the next net tax proceeds between union and the states is, तो ये आपका फाइनेंस कमीशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और ये एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ऊपर बताया था, वहाँ पर बताया था कि जैसे फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है कि यूनियन को कितना जाएगा और स्टेट को कितना जाएगा, उसी प्रकार स्टेट में पंचायत को कितना जाएगा वैसा किसको जाएगा अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन काम करती है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस समय 16 फाइनेंस कमीशन कौन है, अरविंद पनागरिया। व्हाट इज द करेंट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, तो क्या है ये आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ठीक है, याद रखना ये जस्टिस में ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। वैसे तो सबका याद रखना, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज क्वेश्चन बन रहे हैं न्यू वाले, एसएससी का बता रहा हूँ मैं। लिबर्टी ऑफ थॉट होता है, एक्सप्रेशन होता है, बिलीफ होता है, फेथ होता है, वर्शिप होता है, तो याद रखना इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसे भी याद रखना डायरेक्ट भी। इक्वालिटी में 2 ही होता है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। फ्रेटर्निटी क्या करता है, ये इंश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, JLEF अगर याद रहा तो ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये होता है 6 साल और 65 ईयर्स, ठीक है, कैग का। ऐसे आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है पता होना चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, NHRC का हो गया, ठीक है, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट का जज हो गया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हो गया, तो इनका टर्म्स आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल जो आपका है, ये
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जस्ट गोंडल ट्रायंगल किस 3 आर्टिकल को हम लोग बोलते हैं? तो आपका आर्टिकल 14, 19, 21 को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस बात करेंगे। द राइट टू प्राइवेसी वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन, तो राइट टू प्राइवेसी आपका केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किया गया था, और इसी के बाद से राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में डाल दिया था, एज अ राइट टू लाइफ है। 54 ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स इन नीड ऑफ असिस्टेंस आर गिवन अंडर, ठीक है, ग्रांट इन एड की बात कर रहा है। ठीक है, सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान सहायता निम्नानुसार दी जाती है। कौन से आर्टिकल से? तो ये आर्टिकल आपका 275 है, इसके द्वारा ग्रांट इन एड दिया जाता है स्टेट्स को। वहीं पर आर्टिकल 282 क्या कहता है? ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात करता है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। 280 में आपका क्या दिया रहेगा? फाइनेंस कमीशन दिया रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड्स ट्रांसफर एजुकेशन टू द कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट है आपका 42nd अमेंडमेंट से डाला गया था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44 अमेंडमेंट एक्ट से ही आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को फंडामेंटल राइट से राइट टू लीगल राइट्स में कन्वर्ट किया गया था। 73 अमेंडमेंट एक्ट में आपका पंचायत आया था, आपको पता होगा। ठीक है, पंचायत आया था। और जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें 45 और आर्टिकल 21A इंक्लूड किया गया था। 6 से 14 साल के मैंडेटरी भी किया था एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये है कि देयर क्रिएशन रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर राज्यसभा थोड़ा पावर होल्ड करती है, मतलब यहाँ पर लोकसभा से ज़्यादा पावर राज्यसभा में होता है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल आपका 263 में दिया गया है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा नहीं रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी आपका किस में दिया है? आर्टिकल 368 में। बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट क्रिएट्स द ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323 और 32, तो ये आपका कौन से हुआ था? तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही हुआ था। ठीक है, बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आपको बता दूं ये आपका है डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, ये आपका एड एंड एडवाइस द्वारा होता है। ठीक है, एड एंड एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर मिलता है, तभी गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है प्रेसिडेंट। इन विच ईयर वॉज द कॉम्पिटिशन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट इंडिया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, न्यू है। तो कॉम्पिटिशन एक्ट जो है, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, तो कॉम्पिटिशन एक्ट ये जो है आपका 2002 में पास हुआ था, और ये रिप्लेस किसको किया था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 के एमआरटीपी एक्ट को। ठीक है, तो एमआरटीपी एक्ट को किसने रिप्लेस किया? ठीक है, एमआरटीपी एक्ट जो कि 1969 में आया था, इसको रिप्लेस किया था 2002 में कौन? कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, और इसी ने इस्टेब्लिश किया था, देखो यहाँ पर, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, जैसे कि चाइना, मैंने इसको इकोनॉमिक्स में भी कवर कराया है, और इसको 2 बार अमेंड भी कर दिया गया। ठीक है, टेंस मत लेना, इतना याद रहे। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? BN राव। पहले भी आता था 2025 के पहले भी, बट एज अ थोड़ा इंपॉर्टेंट और बार बार आता है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर ले लिया है। सर BN राव, याद रखो, वॉज अपॉइंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946। ही प्रिपेयर द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच द ड्राफ्टिंग कमेटी लेटर डिबेटेड एंड रिवाइज्ड। ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब UNSC में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। ठीक है, BN राव। डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी है, फेमस है, सबको पता होगा। ओके, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, मैं थक जा रहा हूँ बहुत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 सितंबर 2024 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अफर्म दैट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स टू ऑल वुमेन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और सोशल बैकग्राउंड, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, मेन तो इसमें यह था कि किस वर्ष लागू हुआ था, क्या आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, ये बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा है, अदरवाइज क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था? तो ये आपका 2005 में आया है। ठीक है,
2005 में आया था और इसको फोर्स कब किया गया? 2006 में। इंपॉर्टेंट तो यही है, फोर्स भी याद रखना, मे भी पूछ सकता है, मे भी आगे चल के। फॉर हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन सर्व एज अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? संसद में किसी भी सदन का सदस्य बनने के बिना एक व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो ये सिर्फ 6 मंथ के कंजिक्यूटिव मंथ तक रह सकता है, ठीक है, 6 लगातार मंथ, ठीक है। इसके बाद किसी ना किसी हाउस का इसको मेंबर बनना ही पड़ेगा। बात करेंगे, ये आर्टिकल 75/5 में दिया है, ठीक है, 75(5) स्टेट्स दैट अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, अगर कोई मिनिस्टर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, और वो किसी हाउस का पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स के बाद वो मिनिस्टर उसका पद भी हट जाएगा, अगर वो कोई इस दौरान कोई भी हाउस ज्वाइन नहीं करता है तो, ठीक है। और यही सेम रूल आपका स्टेट मिनिस्टर में भी अप्लाई होता है, जो कि आर्टिकल 164 में दिया गया है, ठीक है। 164(4) और 75(5) भी डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल से डायरेक्ट कनेक्ट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये लोग। राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न अ मनी बिल पास एंड ट्रांसमिटेड बाय लोकसभा विथ इन अ पीरियड ऑफ 14 दिन, ठीक है। तो ये 14 दिन तक के अंदर ही करना पड़ता है, ठीक है। मनी बिल अगर राज्यसभा को गया तो उनको डायरेक्ट असेंट ही देना रहता है, लेकिन क्योंकि उनको कुछ रहता नहीं, और ये असेंट भी इनको 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। यहाँ पर राज्यसभा अमेंडमेंट तो नहीं कर सकती, उसमें कुछ बदलाव तो नहीं कर सकती, ना तो ऑब्जेक्ट कर सकती उस पर, लेकिन वो एक रिकमेंडेशन पास करती है। अगर लोकसभा को अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज वो लोग पास कर देंगे और ये बिल बन जाएगा, मनी बिल, ठीक है। यह आर्टिकल 109 में दिया है, राज्यसभा एज लिमिटेड पावर रिगार्डिंग मनी बिल्स, और 110 में क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दिया है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 112 में क्या दिया? फाइनेंशियल बजट, मतलब फाइनेंशियल बिल दिया, मतलब कि पार्लियामेंट को हर हर साल मतलब फाइनेंशियल बिल लेके आना है, ठीक है, यूनियन बजट लाना है, उसके लिए 112 में दिया है आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी? तो ये आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से किया था, इस टाइम इंदिरा गांधी जी थी, और इन्होंने क्या किया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिवेलियन के द्वारा चेंज कर दिया गया था। जनता गवर्नमेंट द्वारा हुआ था, ठीक है, इस टाइम जनता गवर्नमेंट थी, हाँ, ठीक है। 1976 77 और 8 आपको पता होगा, रोलिंग प्लान्स भी इसी टाइम लेके आए थे, ठीक है, और ये जनता गवर्नमेंट द्वारा ही लेके आया गया था, 2 साल 3 साल का। तो ये 1978 में है, और ये तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिया है, ठीक है। 31 क्या कहता है? डिलीटेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो डिलीट हो गया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कह सकता है कि कौन सा राइट है जो कि आर्टिकल 31 में दिया था लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट हो गया है, तो आपका क्या है? वो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसे आपको याद रखना है इस प्रकार से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विद द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस? तो आपको पता होगा ये स्टेट की बात कर रहा है, तो ये आपका आर्टिकल 355 में दिया गया है, ठीक है। वहीं पर आपका ये किया है, कह रहा है कि ये होता है कि यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल या इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है, आर्टिकल 355 में दिया है। और इसी के बाद क्या हुआ है? आर्टिकल 356 आया, जिसमें क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है अगर फंक्शनिंग ऑफ स्टेट नहीं है, और गवर्नर उसको वो कहती है कि मतलब कि अब हालात सही नहीं इसके, और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाने चाहिए, ठीक है, जिसको स्टेट रूल भी कहते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट द थर्ड, ये एक न्यू और अच्छा क्वेश्चन है, मेरे लिए भी न्यू है। द थर्ड रीडिंग रिफर्स टू द डिस्कशन ऑन द मोशन दैट बिल इज पास, ठीक है, पहली जो तीसरी रीडिंग होती है, ठीक है, तीसरी रीडिंग, उसके द्वारा पता चलता है कि डिस्कशन में अब मोशन में बिल पास होगा, ठीक है, थर्ड रीडिंग के द्वारा, और यही आपका फाइनल स्टेज ऑफ अ बिल होता है। एट दिस स्टेज डिबेट इज कंफाइंड टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल एज अ होल, ठीक है। इस बार इस स्टेज में बिल डिबेट होता है, या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है, ठीक है, और कुछ इस पर बातचीत नहीं होता है। कोई भी अमेंडमेंट्स अलाउ नहीं है ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग, ठीक है, तो याद रखना थर्ड रीडिंग में कोई भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं रहता, और सेकेंड रीडिंग में इन्वॉल्व होता है डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन एंड अमेंडमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको पता होगा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजियस, राइट टू प्रोपेगेट रिलीजियन, ये सब दिया गया है, लेकिन राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन, ये सब चीज़ों के बारे में इंडिया बात नहीं करता, और इसका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर? तो स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नमेंट ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका आर्टिकल 176 में दिया गया है, जिसमें 176 ये क्या आ गया? स्टेट वाले आ गए, तो आपको ये देखो, आपको एरिया पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, ठीक है, 176 आया,
तो यहाँ पर स्पेशल एड्रेस देता है गवर्नर, ठीक है, इसके द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 175 में क्या दिया, डील्स विद द राइट टू द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउसेस। और 202 में क्या किया है, रिलेट्स टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे 112 दिया गया है, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या दिया है 202 स्टेट के लिए दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट बजट, ठीक है। द वैक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 एम टू अबॉलिश वैक्फ बोर्ड कम्प्लीटली, ठीक है। और सेकंड क्या दिया, स्ट्रीमलाइन द मैनेजमेंट ऑफ वैक्फ बोर्ड, ठीक है। कम्प्लीटली एबॉलिश करना ये तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं एकदम, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। और सेकेंड वाले स्ट्रीमलाइन द मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज, आपको पता होगा जो भी वैक रिलेटेड है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे याद रहा तो मैं इसको न्यू लॉज में भी डाल दूंगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। जिसमें आप लोग को बता दूं कि मुस्लिम कंपलसरी हो गए हैं, ठीक है। मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन वैक बोर्ड में कंपलसरी है। इसमें एक मतलब हिंदू भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी कंपलसरी है। सारे मुस्लिम नहीं हो सकते, हिंदू का भी होना चाहिए। और इसके द्वारा जितने भी प्रॉपर्टीज है वैक बोर्ड में, ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने चाहिए इसके, ठीक है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। ये सब कुछ पॉइंट्स है, आपको याद रखनी है इसके साथ साथ। और इसका एक्ट है टू यूनिफाई वैक मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बात करेंगे, डाउटफुल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज कंस्टिट्यूट व्हाट फ्रैक्शन। तो इसका आंसर तो गूगल पे 1/3 दिया है, लेकिन पीडीएफ में 1/12 दिया था एसएससी में, और कहीं कहीं 1/6 दिया है, ठीक है। बट मैं कहूँगा आई थिंक 1/3 से जाना ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1/3 आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। और अगर 1/6 की बात किया जाए तो ये मेंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर फ्रॉम फील्ड्स लाइक दिस लीजास, ठीक है। और ये बस यहाँ से इतना ही करना है बस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 253, तो 253 के तहत क्या दिया है, ये आपका पार्ट 11 में आता है, रॉन्ग, ठीक है। आर्टिकल 253 11 में नहीं आता है, क्योंकि 11 में क्या आता है, आपकी पंचायत आती है। इट रिलेट्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, हाँ शायद ये हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, बाय व्हाट। तो ये कैसे रिमूव हो सकता है, बाय रिजोल्यूशन पास बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड एग्रीड टू द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये अगर राज्यसभा का प्रस्ताव जिसे लोकसभा स्वीकार करे, ऐसे अगर मिलकर होगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको पास कर सकती है और इसको एग्रीड करना चाहिए लोकसभा को, तभी जाके वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है, ठीक है, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द प्रोसीजर फॉर रिमूवल इज गिवन अंडर आर्टिकल 67B, ठीक है, रिमूवल दिया और ये डायरेक्ट PYQs बन चुका है, तो ये आर्टिकल 67B, द रेजोल्यूशन मस्ट बी इनिशिएटेड बाय द राज्यसभा, ये रेजोल्यूशन मस्ट भी राज्यसभा से ही होना चाहिए, मतलब लोकसभा में पास नहीं किया जा सकता, और इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से ही पास करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स एन इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स इन राज्यसभा और सिंपल मेजोरिटीज इन लोकसभा। बात करेंगे, और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दिया, ये भी एक PYQ ही है आपका, न्यू PYQ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मेंशन इन द प्रीएम्बल रिगार्डिंग जस्टिस, तो आपका कौन सा प्रीएम्बल में दिया है, तो आपका सेकुलर दिया है, सोलेस दिया है, सोवरेन दिया है, बट आपका इकोनॉमिक नहीं दिया, ये तो आपका जस्टिस के अंदर है, इकोनॉमिक, ठीक है, रिगार्डिंग जस्टिस, ठीक है, जस्टिस के अंदर। तो जस्टिस के अंदर आपको मैंने बोला था इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल दिया है, तो इकोनॉमिक दिया गया है। द 91st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मैंने ऊपर बता दिया था, ये क्या है, लिमिटिंग साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कितना, 15% ऑफ द लोकसभा। एक सेकेंड, 91st अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, और एंटी डिफेक्शन लॉ ये आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आ चुका है, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1956, और ये आपका 10th शेड्यूल में भी रखा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये सब पॉइंट्स आपको इसके साथ याद रखनी है। विच आर्टिकल्स डिटेल्स द पावर ऑफ द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो आपका आर्टिकल 200। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि इसके ऑप्शंस मुझे नहीं मिल रहे थे, तो वी विल डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो आर्टिकल 200 तहत के क्या 200 के तहत गवर्नर रिजर्व कर सकता है बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, पहला। 76 अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट विथ होल्ड असेंट टू बिल टू अ स्टेट बिल एंड रिजर्व इट फॉर हिज हर कंसिडरेशन, मतलब 200 गवर्नर का हो गया, 200 एक में प्रेसिडेंट भी उस
बिल को विथहोल्ड कर सकता है और अपने कंसिडरेशन के लिए रोक के रख सकता है, ठीक है। और इसमें भी ऑर्डिनरी बिल आती है, मनी बिल नहीं आता है, ठीक है। हु सर्व द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2021 टू 2024, तो ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। और बात करेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड्स लाइक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो इसमें क्या है, डिले इन जुडिशियल प्रोसीडिंग की वजह से ये होता है। यहाँ पर आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है, ओके। बात करेंगे नेक्स्ट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपको फेमस पता होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ यूसीसी, तो आपको पता होगा मर्डर यूसीसी में कवर नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपका गवर्न बाय अब भारतीय न्याय संहिता के तहत, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करता है, और इसके साथ शायद अब मर्डर भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। विच आर्टिकल मैंडेट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट अडेयर टू द लॉज मेड बाय द यूनियन, तो ये आपका आर्टिकल 256 में दिया है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अडेयर कर सकता है लॉज जो कि यूनियन द्वारा दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट, 81 हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब CISF। तो ये आपका CSF SF मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसका 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया सिर्फ में बार बार, ठीक है। इसका नीना सिंह है, डायरेक्ट याद रखना, न्यू और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इट इज़ अ हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट, नीना सिंह 1989 बैच IPS ऑफिसर ऑफ राजस्थान कैडर बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द CISF, ठीक है। इसकी वजह से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आपको पता होगा सुचेता कृपालनी। वैसे ही आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वैसे ही फर्स्ट गवर्नर भी याद रखना है, जो कि सरोजिनी नायडू थे, ठीक है। वुमेन वो भी उत्तर प्रदेश की थी। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 परमिटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू डू व्हाट फॉर द फर्स्ट टाइम, टू डिस्कस द एनुअल बजट। ये 1892 में पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा दिया गया था, ठीक है, याद रखना। परिषद अधिनियम 1892 के में पहली बार विधान परिषदों में वार्षिक बजट पर चर्चा करने की बात की गई थी, और उसी टाइम अनुमति भी दी गई थी कि बात कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्या प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन स्टेट्स दैट इंटर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम्स, तो इसके लिए, तो इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे लॉज देयर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड कंट्रोल ओवर द मिलिट्री कैपेसिटी, ठीक है। अपनी स्वतंत्रता, विदेश नीति और अपनी सैन्य क्षमता पर नियंत्रण खो दिया था, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत। और इसको किसने लेके आया था, ये आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, कौन से ब्रिटिश गवर्नर ने लेके आया था इसको। द सब्सिडरी अलायंस वॉज ए सिस्टम इंट्रोड्यूस, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और अच्छा तो बता दो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लेके आया था, ठीक है, कमेंट में। बात करेंगे नेक्स्ट, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ठीक है। व्हाट इज द जीरो FIR कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉस, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे थे। तो ये अलाउ करता है FIR कि कहीं भी पुलिस स्टेशन में आप दर्ज करा सकते हो रिगार्डलेस इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। और ये आपका फॉर्मुलाइज हुआ है इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 में। पुलिस जीरो FIR रजिस्टर करेगा, फिर जिस जुरिडिक्शन से ये बिलोंग करता है वहाँ पर इसको ये भेज देगा। अब इसमें पूछा था, ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आपने देखा हो कि नहीं पता नहीं, पर ये फेमस क्वेश्चन है। P स्पेशल मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में किस पे स्टैंड करता है, तो P फॉर पॉलिटिकल होता है, ठीक है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड मेजोरिटी फॉर डिसीजन टू बी पास्ड इन द GST काउंसिल, तो इसके लिए आपको 3/4 ऑफ 75%, मतलब 3/4 मतलब 75% ऑफ मेजोरिटी आपको चाहिए, ठीक है, 3/4। GST आपका 279A में दिया है, वी ऑलरेडी कवर दिस ऑल्सो। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF, तो नीना सिंह, ये रिपीट हो गया, मैं बोला ना बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। व्हाट इज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 255 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है सेविंग प्रोविजन फॉर प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज, ठीक है, इरेगुलरिटीज को बचाने के लिए ये लीगल सिग्निफिकेंस है 255, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्यूरेट करता है कि प्रोसीजरल जो लैप्सेस होते हैं इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन में, उसको बचाने के लिए ये है। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू हेल्थ एक्ट, तो ये आपका राजस्थान है, फेमस है, और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव और अब तो स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, ये एज ए स्टैटिक GK का पार्ट हो गया है।
राजस्थान राइट टू हेल्थ 2023 में पास किया था और अभी भी 2025-26 में क्वेश्चन आ रहा है, तो समझ लो इसकी इंपॉर्टेंट कितनी है। ठीक है, आर्टिकल 47 क्या दिया, ड्यूटी स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। 50 में आपको क्या दिया, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करो, 51 में बता दिया था मैं। ठीक है, 44 भी बता दिया हूँ, 39A भी बता ही दिया हूँ। ठीक है, सब बताया हूँ मैं। अंडर द 104 अमेंडमेंट एक्ट विच प्रोविजन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन लेजिस्लेचर्स। तो 104 में आपको पता होगा नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज का ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय, तो ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया है। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज कमेंस्ड इन विच ईयर, तो ये आपका 1947 में कमेंस हुआ था। बात करेंगे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आपका 1929 में आया है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है ये आपका 1947 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटो पावर्स इज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपका क्वालिफाइड वेटो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं है, और बल्कि ये यूएस में है इसको अवेलेबल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लो। जो पॉकेट वेटो था वो आपका जेएल सिंह और पोस्ट ऑफिस बिल पे यूज़ किए थे। इससे क्वेश्चन कभी कभी बनता है, पुराने में बनता था, न्यू वाले पीवाईक्यूज में नहीं देखने मिल रहा है ये अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये आपका डीपीएससी में ऑलरेडी। बस इसके साथ, और ये 43B में दिया, और इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से बताया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज ऑन मार्च 17, 2025। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जयमाला बागची, ठीक है, जयमाला बागची को बनाया गया एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एज अ करंट अफेयर हो गया, और इसका जो अपॉइंटमेंट है ये आपका 124(2) में दिया गया है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है, 124 से पूरा 147 तक का सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया, या तो प्रेसिडेंट का हो गया पूरा 52 से लेके 61 तक याद करने का। लेकिन अब ये सब के लिए अलग से बेसिक्स ये हो गया पूरा। ठीक है, ऐसा हो जा रहा है। इन अक्टूबर 2024 हु एज्यूम्ड द ऑफिस एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपका उमर अब्दुल्ला है। ठीक है, 2-3 बार आ चुका है, इसलिए इसको ऐड किया हूँ मैं। कौन है अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा 2021 में थे। ठीक है, पुराना है लेकिन रिपीटेड है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर देख चुका है कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने 2021 से 2024 तक सर्व किया है। ठीक है, 2021 से 2024 तक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज बोरो फ्रॉम कनाडा। मैंने बताया कि जहाँ पर आपको पता होगा एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसको इंक्लूड किया हूँ, अदरवाइज आप जानते हो ज़्यादा करके जो भी यूनिटरी बायस वाले फीचर्स हैं हमने कनाडा से ही लिया है इसको। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे कि हो गया रेसिडरी पावर्स ऑफ द सेंटर, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो कि आर्टिकल 143 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ यूके से लिया गया, ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया, ये याद रखना। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इलेक्टेड बाय, टेंशन मतलब 130 से 140 क्वेश्चन ही है। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग का इशू हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन मैंने काउंट करके रखे हैं। Members of the Legis Council state elected by local authorities, municipalities district board are nearly 1/3. ठीक है, 1/3 होते हैं ये। Which article empowers the Supreme Court to transfer cases from one high court to another and on what ground? तो आर्टिकल 139A में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, और कौन सा ग्राउंड होना चाहिए, इंश्योरिंग जस्टिस एंड एक्सपेडियस ट्रायल। ठीक है, न्याय सुनिश्चित करने और त्वरित सुनाई के लिए ये किया जाता है ये प्रोसेस। कौन है, हु इज द लाइन टू बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये जस्टिस बीवी नागरिता है, जो आपको पता होगा सितंबर 2027 में होना है, और इनका टेनर जो है उपरोक्त 36 दिन तक का ही रहेगा। लेकिन इस 36 दिनों में ये कौन सा दर्जा ले लेंगी, इंडिया फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल लूंगा तो समझ जाओ आप, अदरवाइज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऐसा बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऐसा हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ आप इनको भी याद रखना, जस्टिस फतिमा बीवी जो कि फर्स्ट फीमेल जज थी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में 1989 में। विद इन हाउ मच टाइम मस्ट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो 1 महीने के अंदर ही प्रोक्लेमेशन जो नेशनल इमरजेंसी का है वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी कैंसिल हो जाएगा।
और अगर ये अप्रूव हो गया तो ये 6 महीने तक चलेगा, ठीक है, फिर इसको देना पड़ता है एसेंट, आई थिंक ऐसा। पहले इसका 2 महीना था, लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट से इसको 1 महीना कर दिया गया था ताकि इंश्योर स्ट्रिक्टर पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो सके। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट, ठीक है, वी ऑलरेडी कवर दिस, तो ये रिपीटेड हो गया है वापस। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस वॉज आर्टिकल 370 एबोलिश, तो ये आपका प्रेसिडेंट ऑर्डर अंडर आर्टिकल 373, ठीक है। किसके तहत 370 एबोलिश किया गया था, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल के ऑर्डर द्वारा हुआ था, जो कि आर्टिकल 370(3) में दिया गया है, ठीक है, जिसमें फॉलोड बाय द जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच बाइफरकेटेड टू यूनिट, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भी बाइफरकेट किया था 2019 में। अंडर विच आर्टिकल हिंदी और देवनागरी एज ए स्क्रिप्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो मैंने ऊपर आपको बताया था आर्टिकल 343 में दिया गया है। 343(2) में ये भी दिया है कि कंटिन्यू यूज हो सकता है इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल 1965, फिर इसको लेटर धीरे धीरे हर 15 साल के लिए बढ़ाते गया है अभी तक, ठीक है। इसलिए अभी भी पार्लियामेंट में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब है कि आप वहाँ पर बोल सकते हो ऑफिशियल पर्पज के लिए। अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिट इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो ये आपका आर्टिकल 249 है, इसके तहत कर सकता है आपका, ये भी ऑलरेडी कवर दिस ऑल्सो। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी हुज सैलरीज कैन बी रिड्यूस बाय द डायरेक्शन ऑफ, प्रेसिडेंट द्वारा किसकी सैलरीज रिड्यूस की जा सकती, तो जितने भी पर्सन है सर्विंग इन द यूनियन स्टेट और इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, सबकी सैलरीज कम की जा सकती है एज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम, जो कि कितने बार लगा आप लोग को मैंने बोला हूँ कमेंट करने के लिए। कैन ए स्टेट गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स और टेक अ न्यू लोन्स विदाउट द सेंटर्स कंटेंट, नहीं, बिना सेंटर के कंसेंट से स्टेट नहीं ले सकता लो, ठीक है। देखो आर्टिकल 293 क्या करता है, ये रेगुलेट करता है बोरोइंग बाय स्टेट्स। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नीति आयोग, तो आपको पता होगा ये सर्व करता है एज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इजी क्वेश्चन है। तो विच आर्टिकल मैंडेट्स द स्टेट शॉल टेक अ स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, 50। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, तो आपका गवर्नर है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 165 में दिया एडवोकेट जनरल, जैसे कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया गया यूनियन का। टर्म सेक्युलर, ये आपका 42वां अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, और 42वें अमेंडमेंट एक्ट में ISI भी लाया, मतलब इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था, ठीक है। बात करेंगे सेफ, ठीक है। अंडर द न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी, इसको तो मैं वहाँ भी कवर करूँगा बट यहाँ भी दिया है, तो मैक्सिमम इसका 15 दिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर empowered टू इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स अंडर द न्यू लॉ, तो आपका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल सेटअप बाय द गवर्नमेंट, इसके द्वारा किया जाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका सेंट्रल स्टेट लॉ में, तो कौन ऑन अ कॉन्ट्रेंट लिस्ट, तो कौन प्रिवेल करेगा, तो आपको पता होगा कि इसमें पूछा था कि क्या स्टेट प्रिवेल कर सकती है, तो अगर आपको प्रेसिडेंशियल का अगर असेंट मिलता है तो स्टेट वहाँ पर प्रिवेल कर सकती है, ठीक है। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 500 है एज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, लोकसभा राज्यसभा नहीं हो। 264 विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब पोस एक्ट 2013, तो ये पोस एक्ट 2013 आपका कहता है कि प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वर्क प्लेस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, इसके लिए पोस एक्ट 2013 लाया गया है। कौन सी ईयर में मार्क करते कंप्लीशन ऑफ राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन आपका 1929 में कंप्लीट हुआ था। जो सैंक्शन है टू स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग CJI इज गिवन इन आर्टिकल, जज मतलब टोटल कितना स्ट्रेंथ है, ये 34 है, मतलब 33 जज प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इसका स्ट्रेंथ होता है सुप्रीम कोर्ट का। व्हाट इज द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द लोकसभा टू द स्टेट्स इन द लोकसभा, तो पॉपुलेशन द्वारा होता है, ठीक है, उसके हिसाब से कितनी सीट्स होंगी किसी स्टेट में वो पता चलता है। विच मिडल ईस्टर्न कंट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन IMEC अलायंसेस, तो आपका सऊदी अरेबिया प्ले करती है एज ए सेंट्रल रोल। व्हाट इज द एम ऑफ फास्टर इनिशिएटिव, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो फास्टर जिसका मतलब होता है फास्टर कोर्ट ऑर्डर ट्रांसमिशन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो आपका आर्टिकल 168 में दिया गया है, ठीक है। 246A में आर्टिकल में क्या दिया है, गिव्स पावर टू मेक लॉज ऑन विच सब्जेक्ट टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट, तो आपका GST है जिसमें दोनों लॉ बना सकती है, और ये डुअल मॉडल है, GST मॉडल है, हमने ऊपर इसके बारे में भी देखा था। जोनल काउंसिल वेयर स्टेब्लिश बाय विच एक्ट, तो जोनल काउंसिल आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा
किया गया स्थापना, और इसमें क्या कैपेसिटी से यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करता है जोनल काउंसिल मीटिंग्स, तो ये एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बनकर करता है मीटिंग को अटेंड। रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज में आर्टिकल 310 बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर और 311 गिव्स सेफगार्ड्स, तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है। 310 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में, जहाँ पर जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो प्लेजर और प्रेसिडेंट के टाइम तक काम करते हैं, और जो 311 है वो प्रोसीजर सेफगार्ड्स अगेन आर्बिट्ररी डिसमिसल की भी हेल्प देता है, ठीक है, सिक्योरिटी देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवेरेबिलिटी, ये जो इंश्योर करता है व्हाट इज इंश्योर व्हाट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो ये इंश्योर करता है ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट विच इज वॉइड, ठीक है, जो पार्ट्स वॉइड है उनके ऊपर ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवेरेबिलिटी। रीजनल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 वॉज स्टेब्लिश इन विच केस, तो ये आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में रीजनेबल क्लासिफिकेशन स्टेब्लिश किया गया था। व्हाट पावर्स इज गिवन टू स्टेट अंडर आर्टिकल 258, तो 258A के तहत पावर दिया गया टू इंटरेस्ट फंक्शन टू यूनियन, ठीक है। व्हाट पावर इज गिवन टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 258A टू पावर टू इंटरेस्ट फंक्शन टू यूनियन, तो आपको पता होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जाती है यूनियन के पास, और मैंने ऊपर बताया कि कहती कि हमें इस जगह पर कानून बनाना है, तो आप इसमें मेरी हमारी हेल्प करो एज ए आर्बिट्ररी बन के। अंडर FCRA एक्ट, ठीक है, FCRA विच एंटिटीज मस्ट रजिस्टर टू रिसीव फॉरेन फंड्स, तो आपका सेक्शन 8 कंपनीज और ट्रस्ट और सोसाइटीज़ हैं, ये लोगों को मिलता है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये आपका, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर्स के अंदर आती है। कैपेबिलिटी अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, मैनी क्रिटिसाइजेज व्हाट, तो ये क्रिटिसाइज करता है कि इसका ज़्यादा करके फोकस इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है, और ये लाइफ ऑफ क्वालिटी जो होती है उसको इग्नोर करता है, ठीक है, ये क्रिटिसाइजिंग पॉइंट है। जयशंकर रिप्रेजेंट विच स्टेट इन राज्यसभा, तो ये आपका गुजरात से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज सेविंग प्रोविजन अंडर आर्टिकल 255, तो ये आपका है कि वैलिडेशन डिस्पाइट लैक ऑफ प्राइवेट रिकमेंडेशन, और इसी के साथ क्या होता है पूरा खत्म होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये हो गया था, और इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगा, और मैं बता दूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप लोग वीडियो को मेरे लाइक कर सकते हो, और हम लोग टारगेट करते फिर से 100 लाइक्स इस वीडियो पे ला दें, ठीक है। और जितने लोग भी न्यू रहोगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने एफर्ट और मेहनत के साथ ये पूरे, कम से कम आज मैंने कुछ 800 से 900 क्वेश्चन देखे होंगे, फिर मैंने उसमें से 130 क्वेश्चन बनाया पॉलिटी के, जिसमें से कितने क्वेश्चन BNSS के हैं, ठीक है, मान लो कुछ नहीं तो 50 क्वेश्चन, जिसका अलग वीडियो भी बनाना है, उसका भी PDF और क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके फॉर्म करना है, फिर उनका एक्सप्लेनेशन लिखना, बनाना, देखना राइट है कि रॉन्ग है, उसमें टाइम जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखना पक्का आपके आने वाले MTS एग्जाम हो गया, और जो भी SSC 2026 में एग्जाम होंगे सब में ये सब चीज़ें भी रिपीट होंगी, और एनालिसिस के वक्त मैं आपको ये सब बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे PDF से रिपीट हो रहा है, मैं बस ये कहूँगा कि मैंने राइट सोर्स, राइट एडवाइस और राइट आइडिया क्लिक किया था, मैंने देखा कि CHSL, DP, CGL मेंस हो गया, ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये सब में, तो मैंने देखा कि जब रिपीट हो रहे न्यू PYQs, तो ये न्यू PYQs ही होंगे जो SSC MTS 2026 के एग्जाम्स में भी रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी भी पेपर जो क्वेश्चन पेपर बना रही है वो बॉडी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। बात यहाँ एडुकेटी और TCS की है, तो एज अ इंटरफेस बॉडी है, ठीक है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, पेपर जो बना रहा है एक अलग ही बॉडी बना रही है जो कि एनोनिमस है, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF मेरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मेरा एक नाम से रहेगा, आप लोग को पता होगा, ये जो है ऑल एग्जाम मॉक्स, ठीक है। इसके ग्रुप भी है और चैनल भी है, तो ग्रुप में आपको अगर कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हो, और चैनल आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स, PDF एनालिसिस और ऐसे बेस्ट टू बेस्ट थिंग्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एवरीवन।